बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रिजवान गौहर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेपर प्रेजेंट कैसे किया जाता है। मौजूदा दौर में जब हर तालिब इल्म की ये ख्वाहिश है कि वह इम्तिहान में अच्छे से अच्छे नंबर ले सके, तो अच्छे नंबर लेने की राह में एक बड़ी रुकावट पेपर की प्रेजेंटेशन है। बहुत सारे तालिब इल्म ऐसे होते हैं जिन्हें ये तो मालूम होता है कि पेपर में क्या लिखना है, लेकिन ये मालूम नहीं होता कैसे लिखना है। आज की वीडियो में हम सिखाएंगे कि वो मवाद जो तालिब इल्म के जहन में है उसे पेपर पे कैसे उतारा जाए। किसी भी पेपर में 4 अहम तरीन बातों का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले, जो बात आप लिख रहे हैं वो लिखाई पढ़े जाने के काबिल होनी चाहिए। अक्सर तालिब इल्मों ने बहुत अच्छा मवाद लिखा होता है मगर लिखाई एग्ज़ामिनर से पढ़ी नहीं जाती है, जिस वजह से नंबर कम हो जाते हैं। दूसरी अहम बात, पेपर साफ़ सुथरा होना चाहिए। ऐसा पेन इस्तेमाल ना करें जिसकी इंक फैलती हो, ऐसा मार्कर इस्तेमाल ना करें जिसकी इंक इर्द गिर्द लगे और पेपर गंदा हो। तीसरी अहम बात, पेपर हाईलाइटेड होना चाहिए। आप एग्ज़ामिनर को जो अहम बातें बताना चाहते हैं वो मार्कर के साथ लिखी हों ताकि पहली ही नज़र में चेक करते हुए एग्ज़ामिनर को उनका पता चल सके। और चौथी अहम बात, पेपर पॉइंटेड होना चाहिए। जो बात आप करना चाहें वो टू दी पॉइंट हो और जो पॉइंट्स हैं वो एग्ज़ामिनर को पेपर में मिलने चाहिए। तो आगाज़ करते हैं। सबसे पहले, जब सवालिया पर्चा क्वेश्चन पेपर तालिब इल्म के हाथ में आता है तो क्या करना चाहिए, और उसके बाद जब आंसर शीट उसे मिलती है तो फिर कहाँ से आगाज़ करना चाहिए। पहले कभी ऐसा होता था कि जो आंसर शीट तालिब इल्म को मिलती है उसके दोनों तरफ मार्जिन लाइन नहीं लगी होती थी। तालिब इल्म को मार्जिन लाइन खुद ही लगाना पड़ती थी। पिछले 1-2 सालों से कुछ ऐसा भी हो चुका है कि अब जो आंसर शीट मिलती है उस पे मार्जिन लाइन लगी होती है। अगर पेपर मार्जिन लाइन के बगैर आपको मिले तो फिर आपने मार्जिन लाइन किस तरह से लगानी है। अगर आप उर्दू का पेपर कर रहे हैं तो आपको दाईं तरफ या राइट साइड पे मार्जिन लाइन लगानी है। अगर इंग्लिश का या कोई ऐसा पेपर जो इंग्लिश में लिखा जा रहा है तो फिर आपको बाईं तरफ या लेफ़्ट साइड पे 1 इंच की मार्जिन लाइन लगानी है। वो 1 इंच की मार्जिन लाइन डबल होनी चाहिए। आप मार्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं 604 या 605। मार्कर के साथ एक मार्जिन लाइन लगाएं और उसके साथ ही एक बारीक मार्जिन लाइन लगा दें। इससे आपका पेपर खूबसूरत लगेगा। अगर वक्त बचाना चाहते हैं तो इसकी आसान सी टिप ये है कि जो मार्कर आप मार्जिन लाइन लगाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी टिप दरमियान से किसी ब्लेड से काट दें। वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। फिर आप एक ही बार मार्जिन लाइन लगाएंगे और वो 2 लाइनें लग जाएंगी। दूसरी टिप इसके हवाले से ये है कि अक्सर तालिब इल्म छोटा स्केल 6 इंच वाला स्केल इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि जब आप 6 इंच के स्केल से आधी लाइन लगाएंगे और उससे अगली आधी लाइन लगाएंगे तो यकीनन वो लाइन टेढ़ी हो जाएगी। तो मार्जिन लाइन लगाने के लिए हमेशा बड़ा स्केल 12 इंच वाला स्केल इस्तेमाल किया जाए। तीसरी टिप इसके हवाले से ये है कि मार्जिन लाइन लगाने के लिए स्टील का स्केल इस्तेमाल करने की बजाय प्लास्टिक का स्केल इस्तेमाल किया जाए और उसे हमेशा उल्टा रखा जाए पेपर पे। आमतौर पे जब हम मार्जिन लाइन लगाते हैं और फिर हम स्केल उठाते हैं तो स्केल पे लगी हुई इंक पेपर पे लग जाती है, जिसकी वजह से पेपर गंदा नज़र आता है। तो हमेशा स्केल उल्टा रखें तो स्केल और पेपर के दरमियान एक गैप आ जाता है, जिसकी वजह से स्केल पे लगी हुई इंक पेपर पे नहीं लगेगी और पेपर गंदा नहीं होगा। ये तो थी मार्जिन लाइन लगाने के हवाले से टिप्स। अब हम देखते हैं कि मार्जिन लाइन लगाने के बाद जब पेपर शुरू किया जाएगा
तो किस तरह से शुरू किया जाएगा। मार्जिन लाइन लगाने के बाद अक्सर तालिबे इल्म जब पेपर शुरू करते हैं तो वो अक्सर सवाल का नंबर मार्जिन लाइन के बाहर लिखते हैं। तो बच्चों ये बात याद रखें, मार्जिन लाइन के बाहर कभी कुछ नहीं लिखा जाएगा। ना आप सवाल का नंबर लिखेंगे, अक्सर तालिबे इल्म क्वेश्चन का क्यू, आंसर का ए मार्जिन लाइन के बाहर लिखते हैं। तालिबे इल्म पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में अगर बुलेट्स लगाने हैं, नंबरिंग करनी है, तो वो 1 2 3 4 मार्जिन लाइन के बाहर लिखते हैं। तो याद रखें, मार्जिन लाइन का मतलब ही यही है कि ये चीज़ें कभी भी उससे बाहर नहीं लिखी जाएंगी। आप जो कुछ भी लिखना चाहते हैं वो हमेशा मार्जिन लाइन के अंदर लिखेंगे, मार्जिन लाइन के बाहर कोई चीज़ नहीं लिखी जाएगी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन अटेम्प्टेशन की। सवाल किस तरह से लिखा जाता है। अक्सर तालिबे इल्म इस हवाले से परेशान होते हैं कि वो पेपर में सवाल नंबर 3 पहले करना चाहते हैं, सवाल नंबर 4 पहले करना चाहते हैं, तो वो जो सवाल सबसे पहले करते हैं उस सवाल की नंबरों की तरतीब अपने हिसाब से लिखते हैं। यानी अगर कोई बच्चा सवाल नंबर 3 पहले करता है तो वो उसे अपने पेपर के हिसाब से सवाल नंबर 1 लिखेगा, क्योंकि तालिबे इल्म के जहन में है वो इस सवाल को पहले नंबर पे कर रहा है। ऐसा करना एग्जामिनर के लिए परेशान कुन होता है। हमेशा क्वेश्चन का नंबर वही लिखा जाए जो क्वेश्चन पेपर पे मौजूद है। एक मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए कि आप पेपर में तीसरा सवाल, जो तीसरा पोर्शन है शॉर्ट क्वेश्चंस का, वो पहले करना चाहते हैं और उसका जो तीसरा या चौथा सवाल है वो पहले लिखना चाहते हैं। तो आप किस तरह से लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 3। आप अगरचे उसे पहले नंबर पे कर रहे हैं, लेकिन आप उसे क्वेश्चन नंबर 1 नहीं लिखेंगे या सवाल नंबर 1 नहीं लिखेंगे। तो आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और फिर उसका जो पोर्शन आप करना चाह रहे हैं, आप उसका चौथा पोर्शन करना चाह रहे हैं, तो आप लिखेंगे फिर उसका नंबर 4। और ये साथ साथ में ज़रा देखिएगा कि इसकी प्रेजेंटेशन किस तरह से होगी। क्वेश्चन नंबर 3 आप पूरा लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, और उसके बाद आप लिखेंगे जो भी आपका पोर्शन है नंबर 4। इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को प्रेजेंट करेंगे। यानी जो सवाल का नंबर क्वेश्चन पेपर पे मौजूद है वही सवाल का नंबर आप अपने पेपर पे लिखेंगे। इस चीज़ का अच्छी तरह से ध्यान रखा जाए। अब हम आगे आते हैं। सवालात करते हुए अक्सर सवालात की तफसील होती है, डिटेल होती है, जिसमें हमें मुख्तलिफ पॉइंट्स बताना पड़ते हैं। एक सवाल है उसके अंदर हमारे पास 4 पॉइंट्स मौजूद हैं, एक सवाल है उसके अंदर हमारे पास 5 पॉइंट्स मौजूद है, और एक ऐसा सवाल है जिसके अंदर हमारे पास कुछ पॉइंट्स मौजूद हैं। यानी हम 4 भी बता सकते हैं, हम 5 भी बता सकते हैं, हम 7 भी बता सकते हैं। तो याद रखिए, ऐसी सूरत में वहाँ पे बुलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। 2 चीज़ें जहन में रखिए। अगर आप अपनी स्टेटमेंट में एग्जामिनर को बताते हैं, आप लिखते हैं देयर आर 4 टाइप्स ऑफ दिस, जो चीज़ आप लिखने जा रहे हैं उसकी 4 टाइप्स हैं, तो फिर आप नंबर्स लगाएंगे 1 2 3 4। लेकिन अगर आप लिखते हैं देयर आर सम फीचर्स ऑफ दिस, इसकी कुछ खसूसियात ये हैं, तो फिर आप वहाँ पे नंबर्स नहीं लगाएंगे बल्कि बुलेट्स लगाएंगे। बुलेट्स लगाने की टेक्निक आपके सामने नज़र आ रही है। अक्सर औक़ात लॉन्ग क्वेश्चन करते हुए, तफसीली जवाबात देते हुए हमारे पास ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनके अंदर पॉइंट्स मौजूद होते हैं। वहाँ पर हम सब बुलेट्स की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। इससे आपका पेपर खूबसूरत लगता है, एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी होती है और उसे नंबर देने में भी आसानी होती है। सब बुलेट्स की टेक्निक क्या है? आपने अपना एक पॉइंट लिखा, उस पर एक बुलेट लगाया, उसके अंदर मज़ीद पॉइंट्स हैं, तो थोड़ी सी जगह मार्जिन लाइन से मज़ीद छोड़िए और बुलेट चेंज कर दीजिए, तब्दील कर दीजिए। फिर आप मेन पॉइंट दूसरे पॉइंट पर वापस आए, तो वापस उसी जगह पे पॉइंट अपना लिखा, पुराना वाला बुलेट लगाया,
और उसके अंदर जो पॉइंट्स मौजूद हैं मार्जिन लाइन से ज़्यादा जगह छोड़ के वहाँ पे सब बुलेट लगा दिया तब्दील करके। इससे आपका पेपर खूबसूरत होगा और एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी होगी। बहुत सारे तालिबे इल्म ऐसा सोचते हैं कि अगर वो किसी भी मज़मून की, अपने सब्जेक्ट की, अपने किताब की सारी डेफिनेशंस तैयार कर लें तो उनके शॉर्ट क्वेश्चंस मुकम्मल तौर पे अटैम्प्ट किए जा सकते हैं। ये एक गलत सोच है। जब बच्चे ऐसा सोचते हैं तो उन्हें ये लगता है कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो वो उसकी डेफिनेशन लिख देंगे, मगर इस तरह से नहीं होता। अगर आप अपने सवालिया पर्चे का बगौर मुताला करें, पास्ट पेपर्स को देखें, तो हम देखते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस की भी मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स होती हैं। अक्सर तालिबे इल्मों के पेपर में नंबर कम आने की वजह यह भी होती है कि उन्होंने स्टेटमेंट के मुताबिक जवाब नहीं दिया होता। स्टेटमेंट अक्सर एग्जामिनर कहता है डिफाइन, तो उस हद तक तो ठीक है, आपने तारीफ लिख दी, आपको नंबर मिल गए। एग्जामिनर किसी क्वेश्चन के हवाले से कहता है एक्सप्लेन, तो वहां पे सिर्फ तारीफ से गुजारा नहीं होगा। एग्जामिनर किसी सवाल में कहता है डिफरेंस बिटवीन, तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, दोनों तारीफें लिख देते हैं जिन दो चीज़ों में फ़र्क बयान करना है, तो वहाँ पर भी इस तरह से गुजारा नहीं होता। अक्सर एग्जामिनर कहता है ब्रीफ, तो वहाँ पर भी सिर्फ डेफिनेशन लिखने से गुजारा नहीं होगा। एग्जामिनर कहता है व्हाट आर या व्हाट इज़, तो वहाँ पर सवाल का जवाब लिखने का तरीका तब्दील हो जाता है। अगर हम इन सारी स्टेटमेंट के जवाब में सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस ही लिखें तो वो जवाब मुकम्मल नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारे नंबर कट जाते हैं। फ़र्ज़ कीजिए एग्जामिनर ने सवाल दिया डिफरेंस बिटवीन, कोई भी दो चीज़ें उसने पूछी जिनके दरमियान हमने फ़र्क बयान करना है, डिफरेंस बयान करना है, तो अक्सर तालिबे इल्म वही जो उन्होंने दो चीज़ों की डेफिनेशंस तैयार की हैं वो लिख देते हैं। हालांकि डिफरेंस का मतलब क्या है, तो इसका तरीकाकार देखिए। दोनों चीज़ें, सवाल का वही जो हम पीछे देख चुके हैं, ऊपर क्वेश्चन का नंबर लिखिए, उसके पोर्शन का नंबर लिखिए और स्टेटमेंट पूरी नहीं लिखनी। यानी एग्जामिनर कहता है डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस और वो पूरी उसकी स्टेटमेंट है, आप सिर्फ लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन किसके दरमियान, वो दो चीज़ों के दरमियान, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। और उसके बाद दरमियान में लाइन लगाएं, एक तरफ एक चीज़ का नाम, दूसरी तरफ दूसरी चीज़ का नाम, और उनकी खसूसियात में फ़र्क बताइए, उनकी करैक्टरिस्टिक्स में क्या डिफरेंस है उस पर बात कीजिए, तो फिर इस सवाल का जवाब मुकम्मल होगा। इसी तरह से हम बात करते हैं डेफिनेशन की। अक्सर तालिबे इल्म ये सवाल पूछते हुए पाए जाते हैं कि क्या हम डेफिनेशन अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो किताब से डेफिनेशन तैयार करते हैं, फिर पेपर में अपने अल्फाज में लिख देते हैं, जिसकी वजह से उनके नंबर नहीं आते। डेफिनेशन का मतलब क्या है? एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द वर्ड और फ्रेज गिवन इन द बुक और गिवन बाय योर टीचर विदाउट एडिंग, स्किपिंग और मॉडिफाइंग एनी वर्ड। तीन चीज़ों का ध्यान आपने रखना है। डेफिनेशन किताब में किसी भी चीज़ की जो तारीफ़ बयान की गई है उसमें आप किसी लफ्ज़ का इजाफ़ा अपने पास से नहीं कर सकते, कोई लफ्ज़ आप उसमें से ख़त्म नहीं कर सकते कि जी ये लफ्ज़ मुझे तारीफ़ में मुश्किल लग रहा है तो मैं इसे ख़त्म कर दूं, या कोई लफ्ज़ आप उसमें तब्दील नहीं कर सकते। वैसे तो पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में सेल्फ राइटिंग करते हुए आप अपने अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक डेफिनेशन की बात हो, डेफिनेशन में आप कोई तब्दीली नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ सवालों की स्टेटमेंट्स होती हैं, ख़ास तौर पे इंग्लिश के पेपर में। इंग्लिश के पेपर में हम अक्सर स्टेटमेंट के मुताबिक सवाल का जवाब नहीं देते हैं। आमतौर पे तालिबे इल्म ने एक सवाल का जवाब तैयार किया है और वो सवाल अगर मुख्तलिफ स्टेटमेंट के साथ आ जाए तो तालिबे इल्म उसका वही जवाब देता है जो उसने तैयार किया है। एक मिसाल देता हूँ। फर्स्ट ईयर की इंग्लिश में एक चैप्टर है बटन बटन, और उसमें क्वेश्चन है वाई डिड ऑर्थर नॉट एग्री विद हिज वाइफ। अब सवाल है वाई डिड,
तो अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन में डिड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तो तालिबे इल्म को जवाब में डिड ही का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए। ऑर्थर डिड नॉट एग्री विद हिज वाइफ बिकॉज ही कंसीडर्ड इट इमोरल टू किल समवन फॉर द सेक ऑफ मनी। और अगर एग्जामिनर सवाल करता है वाई ऑर्थर वाज नॉट एग्री, तो यहाँ पे एग्जामिनर ने वाज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो फिर तालिबे इल्म को क्या जवाब देना चाहिए? ऑर्थर वाज नॉट एग्री। तो ये स्टेटमेंट की बात है। एग्जामिनर जो स्टेटमेंट पूछ रहा है उसी के मुताबिक जवाब दें। जिस टेंस में सवाल पूछ रहा है उसी टेंस में एग्जामिनर को जवाब दिया जाए। तो अगर आप हर सवाल की स्टेटमेंट के मुताबिक जवाब देंगे तो उम्मीद है कि आप ज़रूर अच्छे नंबर हासिल कर सकेंगे। अब हम देखते हैं कि अगर पेपर में, आमतौर पे फ़िज़िक्स के पेपर में, केमिस्ट्री के पेपर में, मैथमेटिक्स में हमें न्यूमेरिकल सवाल आते हैं तो उनको किस तरह से अटैम्प्ट किया जा सकता है। आमतौर पे तालिबे इल्म ये करता है कि वो ऊपर क्वेश्चन लिखता है और नीचे उसे सीधा सीधा सॉल्व करना शुरू कर देता है। अगर हम इसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं ताकि एग्जामिनर को आसानी हो हमारा हर स्टेप समझने में, अक्सर औक़ात न्यूमेरिकल में हर स्टेप का अलग से नंबर होता है, तो एग्जामिनर को अगर हम हर स्टेप अलग से समझा देंगे तो फिर उसे हमारे नंबर देना आसान हो जाएगा। किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले उसमें लिखेंगे गिवन डाटा। जो भी डाटा हमें दिया गया है मार्कर के साथ हम ऊपर स्टेटमेंट लिखेंगे, हेडिंग देंगे। उसके बाद टू फाइंड या रिक्वायर्ड, इसकी हेडिंग देंगे ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपने इसमें से फाइंड क्या करना है। उसके बाद फार्मूला या इक्वेशन, उसकी हेडिंग देंगे, एग्जामिनर को पता चले कि ये आपकी इक्वेशन है, डायरेक्ट एग्जामिनर की उस पर नज़र जाएगी। उसके बाद मार्कर के साथ लिखें बाय पुटिंग वैल्यूज़ और सॉल्विंग, उसे सॉल्व करते हुए नीचे जब आप पेन के साथ उसे सॉल्व करेंगे और फिर सबसे नीचे हैंस, प्रूव्ड, आंसर, जो भी एग्जामिनर ने स्टेटमेंट दी है, अगर एग्जामिनर ने ऊपर कहा है प्रूव दिस तो फिर नीचे लिखिए प्रूव्ड और जो उसका आंसर है उसको बॉक्स लगा दीजिए। तो इस तरीके से हम अपना न्यूमेरिकल हल कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं पेपर में जिन पे हमें बॉक्स लगाना चाहिए ताकि वो खूबसूरत लगें। आप किसी डेफिनेशन के इर्द गिर्द बॉक्स लगा सकते हैं, आप किसी डायग्राम पे बॉक्स लगा सकते हैं, न्यूमेरिकल का जो आंसर है उस पे बॉक्स लगा सकते हैं। इससे एक तो आपका पेपर खूबसूरत होगा, दूसरा एग्जामिनर की नज़र डायरेक्ट उस चीज़ पे जाएगी। अक्सर बच्चों के जहन में ये बात पैदा होगी कि अगर वो दौरान पेपर बॉक्सेस लगाने बैठ जाएंगे तो फिर पेपर पूरा नहीं होगा। इसका बेहतरीन तरीकाकार ये है कि जब आप कोई डेफिनेशन लिख रहे हैं उस डेफिनेशन से ऊपर वाली एक लाइन और नीचे वाली एक लाइन लिखते हुए खाली छोड़ दें और अपना पेपर मुकम्मल करें। जब आपका पेपर मुकम्मल हो जाए तो बाद में जो वक्त आपको पेपर के रिव्यू करने के लिए मिलेगा, तो रिव्यू करने के बाद आप साथ साथ देखते जाइए, जहाँ जहाँ आपको लाइनें खाली मिलेंगी उन लाइनों को मार्कर के साथ मिला दीजिए तो वहाँ पर बॉक्सेस लग जाएंगे। ये सारा कुछ करने के बाद आपके पेपर की शक्ल कुछ इस तरह से नज़र आएगी। हमने शुरू से देखा कि जब आप अपने सब्जेक्टिव पार्ट का आगाज़ करेंगे तो हमने लिखेंगे सब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट क्वेश्चन का आपको बताया कि आप किस तरह से उसकी नंबरिंग करेंगे। फिर जब आप लॉन्ग क्वेश्चन पे आएंगे तो आप लिखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन का नंबर देंगे, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, जहाँ पे बुलेट्स लगाने हैं वो बुलेट्स लगाएंगे। और ये सारा काम करने के बाद आपके पेपर की हतमी शक्ल कुछ इस तरह से नज़र आएगी। देखिए ये पेपर बहुत नीट एंड क्लीन और ख़ूबसूरत नज़र आ रहा है। ऐसा पेपर करने से यकीनन आप अच्छे नंबर हासिल कर पाएंगे। आज की वीडियो में हमने पेपर प्रेजेंटेशन पे जनरल बात की है। अगली वीडियोज़ में हम कुछ मज़ामीन पे मखसूस तौर पे बात करेंगे, उर्दू, इंग्लिश वगैरह के पेपर किस तरह से प्रेजेंट करने चाहिए। तब तक के लिए रिजवान गौहर को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुश रखिए। अल्लाह हाफिज़।